तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? बेसिकली रिएक्शंस होती हैं अलग अलग प्रकार की जो कंपाउंड दिखाता है ना। तो एल्केन कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। तो पहली जो प्रॉपर्टी आपके सामने आ रही है आज वो है सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? जल्दी से हाथ उठा के बताइए। ठीक है, तो बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? हम लोग 10th क्लास से पढ़ के आए हैं। सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन है एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स group of atoms replace some another atom। तो इसमें कौन से एटम होंगे जो हमारे एल्केन के एटम्स को रिप्लेस करेंगे? हमारे पास एल्केन के पास ले दे के बेचारे के पास या तो कार्बन है या फिर हाइड्रोजन है। अगर कार्बन ही रिप्लेस कर देगा, इस कार्बन को ही रिप्लेस कर देगा, तो एल्केन का जो अस्तित्व है वही खत्म हो जाएगा। इसीलिए यहां पर कौन रिप्लेस होगा? नो डाउट यहां पर रिप्लेस होगा H। ठीक है बच्चों, और यहां अटैच कौन होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर कोई भी चीज अटैच हो सकती है, जो भी चीज अटैच होगी उसके नाम से इस रिएक्शन को जाना जाएगा। तो इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर जो फर्स्ट रिएक्शन हमारे सामने आ रही है वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? इसके अंदर हम हैलोजन ऐड कराने जा रहे हैं। यानी कि हैलोजन एटम जो है ना, हैलोजन एटम जो है वो सब्स्टिट्यूट करेगा हाइड्रोजन एटम को। हैलोजन एटम विल रिप्लेस हाइड्रोजन एटम। अब क्वेश्चन है, देयर इज अ क्वेश्चन, किसी के मन में घूम रहा हो कि ये हैलोजन क्या होते हैं सर जी? तो देखिए, हैलोजन होते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 7 के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं सर जी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दीज आर ग्रुप 17 एलिमेंट्स। इज इट क्लियर प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए। इतनी क्लियर है? तो कैसे होगी ये रिएक्शन, जरा उस पर हम गौर फरमाते हैं। हमारे पास है एल्केन। ठीक है, हमारे पास है ये एल्केन, और इसको मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है ताकि चीजें तुम्हें समझ में आए। और बच्चों, इसकी रिएक्शन कराते हैं हैलोजन गैस के साथ। हैलोजन गैस बोले तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये देख लिए, मैंने ये ले ली हैलोजन गैस, ये ले ली भैया हैलोजन गैस। अब क्या है ना बच्चों, ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं अपनी अपनी जगह पे खुश थे। इनको आपस में रिएक्ट कराने के लिए हमें यहाँ पर कोई कैटालिस्ट या कोई ऐसी चीज डालनी पड़ेगी जिससे कि ये आपस में रिएक्ट कर सके। तो हमने बच्चों सनलाइट का यूज किया। सनलाइट यानी कि लाइट एनर्जी का यूज किया। और बच्चों, जो लाइट एनर्जी है ना, वो हमें लेके जाती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की तरफ। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की तरफ। जिनको नहीं पता क्या होता है, डोंट वरी, आज मैं बताऊंगा। तो देखिए किस प्रकार से क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान से देखना, मैं जिन बॉन्ड की बात कर रहा हूं ताकि मैं उनको जूम कर सकूंगा। एक है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, और एक है क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड। ठीक है, तो मैं उठाता हूं इधर से कार्बन। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हमारे पास है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, है ना। इसके पीछे ये कार्बन है, इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसी प्रकार से मैंने लिया क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ। अब क्या हुआ, सनलाइट यानी कि सूर्य नारायण जी ने इधर अपनी धूप की एनर्जी डाली,
इधर भी अपनी धूप की एनर्जी डाली। अब ये क्रिस का जादू तो था नहीं जो धूप धूप बोल के धूप खा लेगा, ये टूट जाएगा। ठीक है, और कैसे टूटेगा देखो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से टूटेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है टपक से इस क्लोरीन के पास, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये टपक से इस इलेक्ट्रॉन के पास, इस क्लोरीन के पास। आई बात समझ में? ये जो बीच का बॉन्ड था ये टूट गया। इतनी बात क्लियर है? इसी प्रकार से ये जो बीच का बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन गया यहां पे टपक, और ये रह गया इसी के पास, ये भी टूट गया। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? जल्दी से बताओ। सनलाइट जो हमने दी उसने इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ दिया। अब बेटा क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर ये है ना फ्री रेडिकल के फॉर्म में घूम रहे हैं और तलाश कर रहे हैं किसी और इलेक्ट्रॉन की। देखो ये सब बेचारे है ना, सबके सब बेचारे घूम रहे हैं फ्री रेडिकल लेकर, है ना, इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो, इस तलाश में। लेकिन जब भी ये इलेक्ट्रॉन किसी का लेंगे तो साथ में ये जरूर चेक करेंगे कि वो जो देने वाला है वो सेम टाइप का एटम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, या उससे थोड़ा कम या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आपस में तो ये जल्दी से लेंगे नहीं, जब एक बार अलग हो चुके हैं, तूने मुझे छोड़ दिया था, तू जा जा तू, तो ये क्या करेंगे, अपोजिट वालों के पास जाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? और यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl, और साथ में क्या बना बच्चों, HCl। जल्दी से एक बार हाथ उठा के बता दो कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई। शाबाश, ठीक है। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट तो ये बन गया CH3 CH2 Cl, और साथ में बन गया HCl। ठीक है, इज इट क्लियर? लेकिन प्रॉब्लम यहां पर एक और है, अभी बताऊंगा। पहले तो जल्दी से एक बार हाथ उठा के मैं एक बार रिस्पॉन्स चेक कर लेता हूं कितने बच्चों को ये समझ में आ गया, जल्दी से। गुड, ऑलमोस्ट सभी को समझ में आ गया। तो ये है थी हमारे पास हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दिस इज हेलोजिनेशन रिएक्शन। लेकिन बच्चों ये हेलोजिनेशन में डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। डिसएडवांटेज, जो डिसएडवांटेज है बच्चों वो सुन लो। डिसएडवांटेज ये है कि ये रिएक्शन है ना स्टॉप नहीं होती, जब तक इसमें सनलाइट आती रहेगी रिएक्शन आगे आगे चलती रहेगी। कैसे चलती रहेगी सुन लो। CH3 था जिसकी Cl2 के साथ रिएक्शन कराई। अच्छा Cl2 अच्छा खासा अच्छी मात्रा में है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे, जब तक ये रहेगा एक्सेस में ये रिएक्शन चलती रहेगी। एक्सेस मतलब ज्यादा मात्रा में। तो होगा क्या, ध्यान से देखो, ये CH3 पूरा का पूरा था, यहां पर H है, यहां पर H है, और अब इसको सब्स्टिट्यूट किसने कर लिया, Cl। बट अब ये सॉल्यूशन में है ना, ये क्या करेगा, दूसरे Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, और ध्यान से देखो क्या होगा, यहां से जाएगा एक और H, और अब ये क्या बनेगा, देखो जितना रिमेनिंग मॉलिक्यूल है मैं वो रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहां क्या लग गया, एक और Cl लग गया, और दूसरा Cl तो ऑलरेडी था ही। अब क्या होगा, अब क्या होगा बच्चों, ये रिएक्शन चलती जाएगी, इसको एक और Cl2 मिलेगा, और यहां बनेगा CH3 C। अब क्योंकि तीनों Cl निकल गए, तो तीनों Cl है ना, जैसे गब्बर कहता है ना, सारे के सारे बच गए, तो यहां तो सारे के सारे निकल गए। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। अल्टीमेट प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ दोनों C रह जाएंगे और सभी जगह लग जाएगा क्लोरीन 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 और क्लोरीन। क्या इतनी बात समझ में आई? रिएक्शन जो है वो रुकी ही नहीं, हमें जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट चाहिए था वो तो मिला ही नहीं। ये रिएक्शन चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, और आखिरी में हमें इस प्रकार का हैलोजन डेरिवेटिव मिल गया। तो सर अगर हमें, ध्यान से सुनना, कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होगा, सर अगर हमें इस रिएक्शन को इधर ही रोकना हो तो हम क्या करें? हमारे पास 2-3 स्टेप्स हैं भाई। आज बिजली का काम हो गया तो बिजली बंद कर दो, है ना, तो इसका मतलब अगर सनलाइट या जो लाइट हम डाल रहे हैं हमारा ये बन गया, बंद कर दो, रिएक्शन रुक जाएगी।
दूसरा जो मैंने यहां लिखा था एक्सेस, एक्सेस की जगह जितने मोल्स चाहिए, जैसे कि यहाँ पर 2 क्लोरीन है, 1 मोल ये बना, 1 मोल HCl, तो इसको 1 मोल ही डालो तो भी रिएक्शन रुक जाएगी। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? जल्दी से बताओ। हाँ जी बच्चों जल्दी से बताइए। ओके, तो ये हमने पहली जो रिएक्शन देखी, दिस रिएक्शन इज नोन एज हैलोजिनेशन रिएक्शन। ये अंडर किस कैटेगरी आती है? दिस इज द अंडर कैटेगरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर एक और रिएक्शन हम उठाने जा रहे हैं और उस रिएक्शन का नाम है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन। अब बच्चों नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होती है? यहां पर हमारे पास रहेगा हमारा प्यारा एल्केन, देयर इज ए एल्केन, ठीक है, और हम यहां से हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करेंगे, नो डाउट, यही तो खेल कर रहे हैं। और यहां पर हम इसके अंदर डालेंगे बेटा नाइट्रिक एसिड HNO3। अब बच्चों ना एक डाउट है मेरे माइंड में, जो मैंने कंपटीशन क्लास में भी बात की थी, कि भैया इसको नाइट्रिक एसिड क्यों कहा जाता है? और एक होता है नाइट्रस, जैसे एक होता है आपके पास सल्फ्यूरिक और एक होता है सल्फ्यूरस। तो why it is known as sulfuric and why it is known as sulfurous? OUS और IC ये कहां लगते हैं, ये बात मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो जल्दी से एक बार हाथ उठा के बताओ जिनको ये बात नहीं पता, कि हाँ यार सोचने वाली बात है, जल्दी से बताओ। तो कुछ बच्चे हैं जो हाथ उठा रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, 5 4, है ना? तो चलो बताते हैं। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ये थोड़ा सा ये जो नॉलेज है अपार्ट फ्रॉम द चैप्टर है, वैसे तो रिडॉक्स के अंदर आ चुका है बच्चों। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो देखो क्या होता है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +1। नाइट्रोजन की निकालनी है तो X, ऑक्सीजन की -2 × 3, दैट इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल 0, तो X की वैल्यू कितनी आ गई? +5। ठीक है बच्चों, तो जो नाइट्रोजन है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहां पर जो नाइट्रोजन है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसी वजह से इसके नाम के पीछे लगता है इक। नाइट्रस एसिड HNO2, यहां तुम कैलकुलेट करोगे तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3, विच इज नॉट हाईएस्ट, इसीलिए इसके नाम के आगे क्या लगा? OUS। क्या इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी से अगर चाहो तो इस बात का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको साफ करने वाला हूं। हो गया? चलिए, तो जब कोई एसिड अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, उसका सेंट्रल एटम तो इक लगता है, और जब कभी किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो OUS लगता है। 2-3 और नाम है उनकी जो आपको नोमेनक्लेचर है, मैं कभी बता दूंगा जब वो सामने आएंगे। अभी हम बात करते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है। तो नो डाउट यहां से हमारे पास कौन जाएगा? H जाएगा, लेकिन यहां से क्या जाएगा? देखो ध्यान से, यहां से इसको तोड़ लेते हैं OH + NO2 में, देखो इसको जोड़ोगे तो HNO3 बनेगा, है ना? तो यहां क्या होता है, ये H+ इस OH- की तरफ अट्रैक्ट होता है। वैसे तो होता तो ये फ्री रेडिकल से ही है, ये इस तरफ गया और क्या बना? पानी। क्या बोलते हैं हम? H2O। क्या होता है ये हमारा? पानी। और ये जो NO2+ है ये इस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये बनाएगा CH3 CH2 और यहां पे लग जाएगा NO2। इसको बच्चों कहते हैं नाइट्रोइथेन। दिस कंपाउंड इज नोन एज नाइट्रोइथेन। क्या इतनी बात समझ में आई? मैं एक रिएक्शन से और बताऊंगा आप लोगों को, जल्दी से हाथ उठाओ। ठीक है, ये जो HNO3 था हमने ब्रेक डाउन किया OH और NO2+ में। OH- H+ के पास जाएगा, NO2+ C- के पास जाएगा। एक रिएक्शन और करते हैं, चलो। एक रिएक्शन है CH3, ध्यान से देखना, बड़ी बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ अनोखा होने वाला है। और बच्चों हम इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं HNO3 के साथ। जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताओ क्या बनेगा। हाँ जी,
जो ग्रुप्स में सेंड कर सकते हैं, वैसे तो नहीं कर सकते, तो पर्सनली सेंड करो जल्दी से। क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा, जल्दी बताओ। जल्दी बताइए, कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा भैया? लेट मी ओपन माय व्हाट्सएप। सर सही है। कहाँ है भाई, कौन है, कहाँ है? सर सही है, कौन है ये? अच्छा 9th वाले होमवर्क भेज रहे हैं, बताओ इस टाइम पे। अरे भैया तुम्हारा टाइम अभी नहीं है, कल भेजना, अभी बच्चे हैं। हाँ जी बच्चों, किसी ने भी अभी तक भेजा नहीं? नहीं समझ में आया क्या? चलो मैं बता देता हूँ, नहीं समझ में आया तो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। एक बच्चे ने भेजा है, यस। इसका नाम है शायद, मैं जानता था इसका नाम क्या है, इसका नाम मैं नहीं जानता कौन है। 981 जिसके नाम के नंबर के एंड में है, राखी। यस, मैं नाम जानता था। हाँ जी राखी बेटा, बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखिए कैसे बनेंगे 2 प्रोडक्ट। लेट्स टॉक अबाउट दिस कि हाउ 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। देखो यहां पर बच्चों, यहां से एक H जा सकता है, तो अगर यहां से H गया तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 NO2। हाथ उठा के बताओ, ये बात सबको समझ में आ गई? अगर यहां से H गया तो। लेकिन अगर यहां से H गया, जाने को तो यहां से भी जा सकता है, तो बच्चों उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास बनेगा CH3CH NO2 CH3। तो कहने का मतलब है हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो सर जी बिल्कुल सही है, 2 बन गए, लेकिन इसमें एक बात और है, दिस प्रोडक्ट विल बी 30% एंड दिस प्रोडक्ट विल बी 70%। हाउ, क्यों? तो इसके लिए हम आते हैं वापस इस कार्बन पर और इस कार्बन पर। ठीक है बेटा, अब 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स आपको यहाँ पे बीच में सीखने को मिलेंगे। चलो सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं। जब ये डिसोसिएट होगा CH3 CH2 और यहां पर होगा हमारे पास H H और बच्चों एक फ्री रेडिकल, क्योंकि H अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा चुका है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये जो चीज है ना, इसको कहते हैं 1 डिग्री फ्री रेडिकल। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता कि 1 डिग्री फ्री रेडिकल क्या होता है, तो सुन लो, जिस फ्री रेडिकल के पीछे एक कार्बन जुड़ा हो उसको कहते हैं 1 डिग्री फ्री रेडिकल। इज इट क्लियर? हाँ या ना? क्या इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। और बच्चों जब कभी यहां से H निकलेगा, देखो CH2 था ना, तो एक CH और ये CH3, तो यहां पर बन गया, यहां पर रेडिकल बन गया, जहां पर 2 कार्बन अटैच हैं, तो इसको बच्चों बोलते हैं 2 डिग्री फ्री रेडिकल। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ऊपर वाला क्या था? 1 डिग्री फ्री रेडिकल, नीचे वाला क्या था? 2 डिग्री फ्री रेडिकल। लेकिन कभी इस प्रकार से, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि क्या इस प्रकार से भी हो सकता है क्या? तो जब भी ख्याल आता है मैं पानी पी लेता हूं कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। जब 3-3 कार्बन ऐसे जुड़े होंगे तो उसको कहेंगे बच्चों 3 डिग्री फ्री रेडिकल। क्या इतनी बात समझ में आ गई? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जल्दी से एक बार हाथ उठा के बताओ, शाबाश। क्योंकि अब हम बात करेंगे इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? अच्छा ये कब बने थे? रिएक्टेंट था, रिएक्शन शुरू हुई, ये बन गए। इनका नाम ही इसी वजह से क्या होता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन के बीच में बनने वाले रिएक्शन इंटरमीडिएट्स,
अब देखो, जो स्टेबल होगा वो ज्यादा टाइम तक टिकेगा, जो वीक होगा, जो स्टेबल नहीं होगा वो कम टाइम तक टिकेगा। इसी वजह से तो 30 और 70 का चेंज आया था। तो इसको समझो कि कौन ज्यादा स्टेबल है और क्यों है। उसके लिए बच्चों जल्दी से एक और हेडिंग डालेंगे, नेचर ऑफ फ्री रेडिकल। मैंने कहा था ना छोटी छोटी मगर मोटी बातें सिखाऊंगा। नेचर ऑफ फ्री रेडिकल। तो देखो बेटा, ये एक फ्री रेडिकल है ना, जिसके 3 बॉन्ड तो बने हुए हैं लेकिन यहां एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए थे? 8, है ना, लेकिन कम रह गए। तो ये कैसा स्पीसीज है? ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्या इतनी बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन की कमी है, अकाल पड़ा हुआ है इस बेचारे के पास। जल्दी से ये बात बताओ, क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि छोटी छोटी बातों को जोड़ते हुए चलेंगे। जस्ट अ मिनट बच्चों, समवन इज कॉलिंग मी। अरे जाओ कंपनी वालों, नहीं बनवाना मुझे कोई क्रेडिट कार्ड। हाँ जी, तो आगे चलते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें एक और छोटी सी चीज मैं आपको ऐड करने जा रहा हूं। ये सारी की सारी बातें जीओसी की थी। इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट में प्यारे बच्चों हम टॉकिंग अबाउट प्लस आई इफेक्ट। देखो बेटा, जब भी कभी इस धरती पर पाप बढ़ेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा। ये बेटा 1 डिग्री फ्री रेडिकल है ना, इसमें इस कार्बन की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर बच्चों मैं इसको 2 डिग्री बना दूं, अगर मैं इसको 2 डिग्री बना दूं इस प्रकार से, तो इसको 2 जगह से सपोर्ट मिलेगा। और अगर मैं इसको 3 डिग्री बना दूं तो इसको 3 एटम की वजह से सपोर्ट मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी, जल्दी बताओ। तो बेटा इसी प्रकार से अब ऊपर आते हैं। इसी प्रकार से ऊपर आते हैं। इसी प्रकार से ऊपर आते हैं तो आप लोग खुद देखिए कि यहां क्या होने जा रहा है। यहां पर 1 डिग्री है तो 1 सपोर्ट, यहां पे 2 से सपोर्ट, यहां पे 3 से है तो इसके बारे में तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये तो था ही नहीं हमारे रिएक्शन में। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 2 डिग्री। इसी वजह से रिएक्शन में ज्यादा कौन बनेगा? 2 डिग्री। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यही कारण था कि जो ये 2 डिग्री वाला है ये ज्यादा बना था। ठीक है बेटा, मेरी मेहनत पे पानी मत फेरना, जल्दी से हाथ उठा के बताओ क्या इतनी बातें समझ में आ गई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे आपके सामने। गुड, इतनी बातें समझ में आ गई, शाबाश। तो तुम लोगों ने हैलोजिनेशन देख ली, तुम लोगों ने नाइट्रेशन देख ली। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। इसी कैटेगरी में थर्ड रिएक्शन है। इसी कैटेगरी में थर्ड रिएक्शन है आपके सामने और वो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। बच्चों इसमें क्या होता है? देखो CH3 नो डाउट यहां से तो हाइड्रोजन ही जाएगा, लेकिन यहां से क्या जाएगा? यहां हम लेंगे H2SO4। ठीक है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये जाएगा OH और SO3H के अंदर। आप एक बार इसको पीछे करके देख लो, दोनों को जोड़ोगे तो H2SO4 ही बनेगा। सारी कहानी वही है। यहां से कौन आएगा? H, यहां से OH और क्या बनाना है? H2O। और ये जो SO3H है ये पूरा का पूरा उसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा CH3 CH2 SO3H। क्या इतनी बात समझ में आई? जल्दी से बताओ। ठीक है ना? तो एक एटम दूसरे एटम को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है, जिसकी वजह से इस रिएक्शन का नाम हम कहते थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबको समझ में आ गई? यस, तनुज, हिमांशु, महिमा, साक्षी, पायल, भारत, प्रवेश, पायल, साक्षी, रितेश, प्रीति, क्या इतने सब बच्चों को समझ में आ गई बच्चों? चलिए ठीक है, शाबाश। ओके बच्चों, ठीक है।
तो इसके बाद हम अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगली रिएक्शन है एल्केन की, जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब ध्यान से पढ़ना बच्चों। ऑक्सीडेशन हमारे पास मल्टीपल टाइप की है। पहले तो ये समझो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब है व्हेन एल्केन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, व्हेन एल्केन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या होता है व्हेन एल्केन इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो क्या होगा। तो देखो, अगर इस एरो पे कुछ नहीं लिखा तो मतलब सिंपल कंबशन हो रही है, और कंबशन में ये देगा CO2 प्लस H2O। क्या ये बात समझ में आई। और साथ में क्या मिलेगी हमें, एनर्जी। अब क्योंकि एनर्जी मिल रही है तो ये रिएक्शन कैसे होगी, एक्सोथर्मिक। क्या इतनी बात समझ में आई, जल्दी से बताओ। ये एल्केन को हम कंबशन कर रहे हैं ऑक्सीजन के अंदर, एक सिंपल सी रिएक्शन है। लेकिन अब देखो, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं। हमारे पास है CH4, हमने O2 ले लिया, हमारा बना CO2 और हमारा बना H2O। लेट बैलेंस इट, इसको बैलेंस करते हैं। तो जब बैलेंस करेंगे देखो क्या होगा, यहां पर एक C है, यहां पर एक C है, यहां पर 2 H हैं, तो हम इसको बैलेंस कर देंगे 2 H से। और बच्चों यहां क्या होगा, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं टोटल, 2, और यहां पर हैं 3। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, तो हम यहां पर कितने कितने O2 लें, ध्यान से देखो, 2 और 2 4, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 2 से, है ना बच्चों। क्या इतनी बात समझ में आई। भाई रिएक्शन तो बैलेंस करनी पड़ेगी ना। तो इसका मतलब है हमें यहां पर ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में दी गई है, सफिशिएंट अमाउंट में दी गई है। जब ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में होती है तो उस रिएक्शन को कहते हैं कंप्लीट कंबशन। तो क्या सर इनकम्प्लीट भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता है बच्चों। जब ऑक्सीजन हम कम मात्रा में देंगे तो कुछ और बनेगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई। तो आज मैं इनकम्प्लीट और कंप्लीट कंबशन दोनों बताऊंगा। तो इन केस ऑफ कंप्लीट कंबशन, इन केस ऑफ कंप्लीट कंबशन, ध्यान से सुनना क्या होता है, CnH2n+2, ये हमारे पास एल्केन है। इसके अंदर बच्चों हम डालेंगे ऑक्सीजन, और हमारे पास बनेगी CO2 और हमारे पास बनेगा H2O। तो प्यारे बच्चों, अब यहां पर ना ये जेई के अंदर क्वेश्चन आया था कि कितनी O2 की आवश्यकता होगी। तो ध्यान से देखो, इसको याद रखने का है, जितना N होगा, यहां जितना N होगा उससे दुगना वाटर निकलेगा, 2N। आप पिछली रिएक्शन से देख सकते हो, यहां पर एक कार्बन था, यहां पर 2 मॉलिक्यूल पानी निकला। तो यहां पर अगर N कार्बन है तो 2N पानी निकलेगा। क्या इतनी बात समझ में आई, जल्दी से बताओ। गुड। दूसरी चीज है, अगर बच्चों यहां पर एक कार्बन था तो इधर भी एक कार्बन आया, इधर N कार्बन है तो इधर भी N कार्बन आएंगे। क्या ये बात भी समझ में आ गई। हाँ जी, जल्दी से बताओ। गुड। अब यहां पर ऑक्सीजन को देखो, वैसे तो यहाँ पे आप ऐसे सोचोगे सर एक कार्बन तो 2 ऑक्सीजन, जी नहीं, यहां पर आएगी बेटा इतनी ऑक्सीजन, 3n+2/2, इतनी ऑक्सीजन आएगी। और पेपर के अंदर ऑक्सीजन ही पूछी गई थी कि कितनी ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसको याद रखना। चलो एक बार 1 पुट करके देखते हैं। 1 पुट किया तो 3 एक सेकेंड, 4n+2, यहाँ पे ऑक्सीजन को मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, 3n+1 होना चाहिए मेरे ख्याल से, थोड़ा सा, यस यस यस, माय मिस्टेक। तो यहाँ पे होगा 3n+1। जब इसमें n = 1 पुट करेंगे तो इट बिकम्स 4/2, दैट इज 2, ठीक है। सेटिस्फाइड हो गया। चलो इसको एक एग्जांपल में पुट करके देख लेते हैं। हमारे पास है CH3, हमने ले ली O2, तो बेटा कितनी CO2 निकलेगी,
2 CO2 निकलेगी क्योंकि 2 है कार्बन, और कितने वाटर निकलेंगे 4 H2O निकलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? देखो कितना आसान हो गया। अब बच्चों ऑक्सीजन तुम इस फॉर्मूले से निकालो, 2 कार्बन है तो इसमें n की वैल्यू 2 पुट की, 3 2 6 प्लस 1 7, तो ऑक्सीजन कितनी आएगी 7/2 O2। हो गया ना आसान काफी इस जनरल इक्वेशन से। जल्दी से एक बार बताइए। शाबाश। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है आज का? आई एम जस्ट एंडिंग द क्लास। व्हाट हैपन व्हेन ऑक्सीजन इज इनसफिशिएंट? अगर ऑक्सीजन जो है इनसफिशिएंट है, जिसको इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं, तो क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेंगे? ठीक है बेटा, तो आज मुझे वो रिएक्शन लिख के आप दिखा देना। अब सुन लो बेटा कल की बात। जस्ट आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग्स।